अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। धान पाकिस्तान की इंतहाई अहम नकद आवर फसल है जो पाकिस्तान भर में काश्त की जाती है। हम सालाना 8.6 मिलियन एकड़ पर धान काश्त करते हैं, जिससे 9 से 10 मिलियन टन पैदावार हासिल की जाती है। अनाज में गंदम के बाद चावल सबसे ज्यादा रकबे पर काश्त की जाने वाली फसल है। वक्त गुजरने के साथ धान की जड़ी बूटियां सख्त जान होती जा रही हैं, जिन्हें जरी जहरों के बगैर कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। बर वक्त इकदाम न किए जाएं तो 40% तक पैदावार में कमी हो सकती है। इसके अलावा चावल की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है। धान की फसल के इब्तदाई 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इन्हीं दिनों में जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाते हैं और बुनियादी खादें भी इन्हीं दिनों में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी इब्तदाई 2 हफ्तों की गई मेहनत से किसान खुशहाल हो सकता है। आज का प्रोग्राम धान की इब्तदाई दिनों में निगहदाश्त के बारे में है। बिरयानी तो आप सबने खाई ही होगी, मगर बिरयानी का असल मजा तो तब आता है जब ये पाकिस्तानी बासमती चावल से बनाई गई हो। खुशबू ऐसी कि पूरा मोहल्ला महक जाए और जायका ऐसा कि हर किसी का दिल चाहे। और बासमती चावल की पैदावार के लिए बेहतरीन आबो हवा, मॉनसून बेल्ट और तहकीकी इदारों की काविशों से पाकिस्तानी चावल दुनिया भर में नाम लेकर तलब किया जाता है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे साइंसदान 8.26 मिलीमीटर तक लंबा चावल उगाने में कामयाब हो चुके हैं। चावल का ये साइज दुनिया में बहुत कम है। चावल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली वैरायटी बासमती 370 भी इसी खित्ते की इजाद है। इस वैरायटी से चावल में मुनफरिद किस्म की खुशबू पैदा हुई, जिसे सूंघने के बाद कोई भी इसे खाए बगैर नहीं रह सकता। चावल की बैनुल अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा 9% से जायद है, जिससे हम सालाना 2 अरब अमरीकी डॉलर से जायद का कीमती ज़र मुबादला कमाते हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला चावल 70% से जायद पंजाब में काश्त किया जाता है। दरिया रावी और चनाब के दरमियान में वाक़े इलाका बासमती चावल की पैदावार के लिए दुनिया का बेहतरीन एरिया समझा जाता है। जिला लाहौर, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरात और सियालकोट बेहतरीन पैदावारी इलाके हैं। बुनियादी तौर पर चावल ऐसे इलाकों की फसल है जहां बारिशें ज्यादा होती हों और जमीन सख्त हो, ताकि फसल में पानी खड़ा किया जा सके। इसीलिए ये फसल ज्यादातर मॉनसून बेल्ट में काश्त की जाती है। 60 से 70% पैदावार के साथ पंजाब सरे फहरिस्त, 15 से 20% पैदावार के साथ सिंध दूसरे नंबर पर, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुल मुल्क की पैदावार का 20% से भी कम चावल पैदा किया जाता है। पाकिस्तानी चावल अपनी रंगत, खुशबू, जायके और लंबाई की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। गुज़श्ता साल हमने 4.5 मिलियन मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किया, जिससे 2.25 अरब रुपए अमरीकी डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाया गया। हमारी फी एकड़ पैदावार कम है। अगर फी एकड़ पैदावार बढ़ा ली जाए तो ज़र मुबादला भी डबल किया जा सकता है। राइस एक्सपोर्टर्स को चंद बड़े चैलेंजेस का सामना है। आइए आपको एक राइस एक्सपोर्टर्स के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मसाइल हैं जिनको हुकूमत हल करे तो हमारी राइस की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। हमारे बहुत ही मसाइल है। इंटरनेशनल हमारा कंपटीटर इंडिया है बासमती में। हमारी इस गवर्नमेंट ने आके IMF के दबाव की वजह से हमारी जो रीफाइनेंस की लिमिट्स हैं स्टेट बैंक को एलोकेट करने से रोक दिया गया है। बहुत बार मिनिस्ट्री फाइनेंस को कह चुके हैं और स्टेट बैंक को कह चुके हैं कि हमारे बैंकों को एलोकेट रीफाइनेंस लिमिट का किया जाए, जो कि अब तक नहीं हो चुकी।
उसके बाद हमें आज तक वापडा के यूनिट दिन ब दिन जो बिजली महंगी होती जा रही है, उससे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, उसमें भी गवर्नमेंट ने किसी किस्म का भी हमें रिलीफ नहीं दिया गया। और इसके बाद जो गैस के रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें भी किसी किस्म का हमें रिलीफ नहीं दिया जा सका। हमें इस वक्त डॉलर की बहुत अच्छी ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो एक्सपोर्टर हजरात हैं, अवानों में बैठे हुए लोग हैं, उनसे हमारी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारे जो मार्कअप है एटलीस्ट, और कुछ नहीं हमें दे सकते तो इसके रेट तो एटलीस्ट कम होने चाहिए, ताकि हम इस मुश्किल वक्त में हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियां पहुंचाती हैं। जड़ी बूटियों की मौजूदगी में फसल 30 से 40% कम पैदावार देती है, जिसकी वजह से औसत पैदावार में कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा जो खुराक पौधे ने खानी होती है वो खुराक जड़ी बूटियां खा जाती हैं, और जड़ी बूटियां हशरात यानी इंसेक्ट्स की बेहतरीन पनाहगाहें बन जाती हैं, जिसकी वजह से हशरात को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा फसल में हवा का अखराज नहीं हो पाता, जिससे फसल को मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा होता है। जड़ी बूटियों की मिकदार ज्यादा होने से चावल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और किसान को फसल की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। आइए आपको एक ज़रूरी साइंसदान के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो फसल को ज़्यादा मुतासर कर सकती हैं। किसान को धान की फसल से 30 से 40% मुनाफा मिलता है, और अगर बर वक्त जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया जाए तो ये मुनाफा किसान की बजाय जड़ी बूटियां खा जाती हैं और किसान आखिरकार नुकसान में रहता है। धान की जड़ी बूटियों पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इरफान खान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह किसान का नुकसान करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, जड़ी बूटियां किसान जब नहीं कंट्रोल करते तो क्या नुकसान होता है उससे? जी, जैसे आपने बताया कि अगर जड़ी बूटियों का कंट्रोल शुरू से या आगाज़ से फसल के ना किया जाए तो यही जड़ी बूटियाँ फसल के हार्वेस्टिंग के टाइम तक जो है वो मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फार्मर है उसको 30 से 40% जो है वो नुकसान होता है, और जिसकी वजह से उसका न सिर्फ पैदावार कम होती है बल्कि उसका मुनाफा भी जो है वो कम हो जाता है। क्यों नहीं करते जब किसानों को ये पता है कि ये जड़ी बूटियों ने फसल के हिस्से की खाद खानी ही खानी है, खुराक लेनी ही लेनी है, तो फिर किसान क्यों नहीं स्प्रे करता टाइम से? किसान जो है वो जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं, कुछ टाइम पे करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि किसान जो है जितना अर्ली, जितना पहले जो है वो अपनी फसल को जड़ी बूटियों से बचा लेगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो जल्दी अपना जो है वो नुकसान से बच जाएगा। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो फ़ी एकड़ किसान को तकरीबन कितना नुकसान हो जाता है? जी, तकरीबन ये जड़ी बूटियों से तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का जो है वो नुकसान हो जाता है फार्मर को 1 एकड़ में से। कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो ज़्यादा नुकसान करती हैं धान की फसल का? जी, धान की फसल में आमतौर पर 3 किस्म के ख़ानदान हैं जड़ी बूटियों के जो ज़्यादा अहम हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो घासनुमा जड़ी बूटियां हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो सेजेस हैं या डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियां हैं। अगर हम घासनुमा ख़ानदान की बात करें तो ये इसमें जो है आमतौर पर स्वांकी घास, कलर घास और घोड़ा घास जो है वो नुमायाँ हैं। इसी तरह अगर हम चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों की बात करें तो इसमें कुत्ता कमी, अमानिया, गंदल बूटी और चौपत्ती वगैरह जो है वो अहम हैं। और तीसरे नंबर पर जो अहम जड़ी बूटियां हैं वो डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियां हैं, जिसमें आमतौर पर मुरक या डीला, छोटा डीला जिसे हम कहते हैं, गोई बोई जिसे हम कहते हैं, वो आ जाती है। और इसी तरह से जो है वो ब्लरिश या बड़ा डीला जिसको मोटा डीला कहते हैं, वो भी जो है वो अहम है। सर, कहा जाता है कि जड़ी बूटियां असल पौधे से ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं और जल्दी ग्रो करती हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी, ये बिल्कुल बात जो है वो सही है। आम तौर पे जो घासनुमा जड़ी बूटियां हैं उनका जो जड़ का स्ट्रक्चर है, जो रूट स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो स्ट्रॉन्ग और घना होता है और वो जल्दी जो है वो ज़मीन में जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जो खुराक, फर्टिलाइज़र, दूसरे अज्जा लेने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो राइस के पौधे, जो चावल के पौधे की निस्बत ज़्यादा खुराक जो है वो लेता है, जिसकी वजह से उसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो चावल की फसल से ऊपर निकला हुआ नज़र आता है। जी इरफान खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे अक्सर किसान शिकवा करते हैं कि फ़ी एकड़ पैदावार कम होती जा रही है, तो किसान भाइयों, वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब आप खुराक
पौधे की बजाय जड़ी बूटियों को खिलाएंगे तो आपकी पैदावार यकीनन कम होगी। बर वक्त जड़ी बूटियों का कंट्रोल करें ताकि अच्छी पैदावार आए और आपके पास चंगा चोखा मुनाफा आए। धान की जड़ी बूटियों पर मजीद बात करने के लिए डॉक्टर काशिफ मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, धान की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस कौन सा तरीका बेहतर रहता है? ज़्यादातर तो पोस्ट इमरजेंसी चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो ट्रांसप्लांटिंग वाला मेथड चलता है। प्री इमरजेंस वाला तो वहाँ है जहाँ हम ड्राई सीडिंग करते हैं या डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। सर, कौंसल एक्टिव जो है वो किस हद तक अच्छा रिजल्ट देता है धान की फसल के ऊपर? ये यानी कि लेटेस्ट जो है इस वक्त जो केमिस्ट्री चल रही है, ये बायर की है, कौंसल एक्टिव जो वो अब चल रही है, ये तकरीबन 80% तक जड़ी बूटियों को यानी कि तलफ कर देता है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को बर वक्त जड़ी बूटियों का तदारक करना चाहिए ताकि अच्छी फसल आ सके। आज के जदीद दौर में जहां हर चीज स्मार्ट हो चुकी है, वहीं ज़राअत में भी बहुत सी स्मार्ट तब्दीलियां आ चुकी हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किसान किस तरह स्मार्ट तरीके से धान की जड़ी बूटियां खत्म कर सकते हैं, यानी किसान स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। धान की वीड्स मैनेजमेंट यानी जड़ी बूटियों का कंट्रोल ही असल काम है। जिन ममालिक ने ये बेहतर तरीके से कंट्रोल कर ली, उनकी पैदावार की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। पाकिस्तान में हम 8.6 मिलियन एकड़ पर चावल काश्त करने के बावजूद दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 9वें नंबर पर खड़े हैं। आइए आपको चावल पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक के बारे में बताते हैं। 148 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला मुल्क है। 129 मिलियन टन के साथ इंडिया दूसरे नंबर पर, बांग्लादेश 35 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया 34 मिलियन टन के साथ चौथे नंबर पर, वियतनाम 27 मिलियन टन के साथ 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 9 से 10 मिलियन टन के साथ 9वें नंबर पर है। फी एकड़ पैदावार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 100 मन फी एकड़ के साथ सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान में फी एकड़ चावल की पैदावार 40 मन से भी कम है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे किसान जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं कर पाते और धान की खुराक भी जड़ी बूटियां खा रही होती हैं और पैदावार गिर जाती है। धान की जड़ी बूटियों को 3 मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। मैनुअल तरीका यानी हाथों से जड़ी बूटियां उखाड़ना, मैकेनिकल तरीका यानी मशीनों से गोडी वगैरह करके जड़ी बूटियां खत्म करना, और आखिरी और बेहतरीन तरीका केमिकल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना, और यही सबसे इफेक्टिव तरीका समझा जाता है। आइए आपको तीनों की डिटेल बताते हैं। चंद साल कबल किसान धान की फसल से मैनुअल तरीके से जड़ी बूटियां खत्म करते थे, मगर आज के दौर में ये काम इंतहाई मुश्किल हो चुका है और लेबर अक्सर औकात जड़ से बूटियों को नहीं निकालते, जिसकी वजह से वीड्स दोबारा उगाती हैं। डीजल महंगा होने के बायस मशीनों के इस्तेमाल से फी एकड़ अखराजात बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसे हमारा किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, और आखिर में हमारे पास जहरों का इस्तेमाल ही अच्छा ऑप्शन बचता है। धान की जड़ी बूटियों को 2 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। सबसे मौसर तरीका प्री इमरजेंस है, यानी जड़ी बूटियों को उगने से पहले ही खेत में तल्फ कर दिया जाए ताकि वो पौधे के हिस्से की खुराक ना खा सके। और दूसरा तरीका ये होता है कि पौधे के साथ साथ जड़ी बूटियां उगती हैं और जब वो बड़ी हो जाती हैं तब उनको तल्फ किया जाता है। इस खेत में आप देखें जहां हम मौजूद हैं, साथ साथ ये आपको राइस नज़र आ रहा है, ये ग्रो हो रहा है, और इसके साथ ही ये मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियां हैं। और आप इसका रूट स्ट्रक्चर देखें और इसका रूट स्ट्रक्चर देखें तो जो ग्रास है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और ये जो आपको राइस पनीरी नज़र आ रही है, ये इसका रूट स्ट्रक्चर बिल्कुल 2 स्टेम के ऊपर है और ये 50 से ज़ायद स्टेम है। इसी तरह ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिस स्टेज पे अब है, इसको जब ख़त्म करने की किसान कोशिश करेगा तो इसका स्टेम भी स्ट्रेस में जाएगा, और इस तरह जो आपकी अल्टीमेटली पैदावार है वो कम होगी, क्योंकि हमने इस घास को ख़त्म करने के लिए जो स्प्रे किया था उसका असर इसके ऊपर भी आएगा, जिससे आपकी फी एकड़ पैदावार मुतासर होगी। तो इसलिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आप पनीरी मुंतकिल करें उसके 3 दिन के अंदर अंदर इसमें प्री इमरजेंस स्प्रे कर दें, ताकि इस तरह
जड़ी बूटियां उगने से पहले ही तल्फ हो जाए। धान की जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। धान काश्त करने वाले किसानों की फीडबैक के मुताबिक बायर कंपनी की एक्टिव कौंसल बेहतरीन प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल करने में भी आसान है और जड़ी बूटियों को भी 100% कंट्रोल करती है। यह प्री इमरजेंट स्प्रे है जो जड़ी बूटियों को उगने से पहले ही तल्फ कर देती है। वीड्स फ्री फसल से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ कामरान अशरफ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बेस्ट वीड्स मैनेजमेंट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, जो कौंसल एक्टिव है ये दूसरी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे मुख्तलिफ किस तरह है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरा, मैं थोड़ा सा बायर कंपनी के बारे में बताता चलूँ कि बायर कंपनी एक मल्टीनेशनल अदारा है जो कि 150 मुल्कों के ज़्यादा मुल्कों में अपना काम कर रहा है और इसकी तमाम तर प्रोडक्ट जिद्दत के ऊपर बनती हैं, जिसका आप एक सबूत कौंसल एक्टिव की शक्ल में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कौंसल एक्टिव की बात करें तो कौंसल एक्टिव की जो मुनफरद खसूसियात हैं, 3 मैं बातें बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले तो आप ये कह लें कि ये प्रोडक्ट जदीद, मुनफरद और वसी दायरा असर वाला जहर है। जदीद की बात करें तो जदीद में इसमें 2 ताकतवर जहरों से मिलाया गया ये मिक्सचर है। दूसरे नंबर पे बात करें, अगर ताकतवर जहर होंगे तो पहले से जो मौजूद मार्केट में जहर है जिनके खिलाफ सख्त जान जड़ी बूटियों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त आ चुकी है, उनके ऊपर भी बेहतरीन कंट्रोल देने की सलाहियत रखता है। इसके बाद दूसरी बात कर लें कि वसी दायरा असर, इसका मतलब है कि दान को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी किस्म की, जितने ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ हैं, ये उन तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, जिसमें चौड़े पत्ते, घासनुमा, डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियों की बात करें। तीसरी बात अगर हम बात करें तो इसका तरीका असर है, ये मुकम्मल सलाहियत पजीर जहर है। इसकी इस्तेमाल के बाद ये जहर पौधों के पत्तों में जज़ब होकर पौधों को उसकी बढ़ोतरी के लिए जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी बनावट को वो रोकता है। यानी जो जड़ी बूटियों के अमाइनो एसिड्स हैं उनको ख़त्म कर देता है ताकि वो मज़ीद बढ़े ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। जड़ी बूटियों की ग्रोथ, जिस तरह पौधों की ग्रोथ और बढ़ोतरी के लिए अमाइनो एसिड रोल प्ले करते हैं, इसी तरह जड़ी बूटियों की बढ़ोतरी में अमाइनो एसिड उनको हेल्प कर रहे होते हैं उनकी बढ़ोतरी को। उन अमाइनो एसिड को जाके ये कंट्रोल करता है, उनको बनने नहीं देता, जिसकी वजह से जड़ी बूटी का पौधा वो मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। सर, किसानों की रहनुमाई के लिए बता दें कि कौंसल एक्टिव को इस्तेमाल कैसे करना है। जी, कौंसल एक्टिव का इस्तेमाल नहायत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको 3 का फार्मूला बताता हूँ, जिसमें नंबर 1, आपने इसको इस्तेमाल तब करना है जब पनीरी मुंतकिल हो जाए और उसको 3 दिन के अंदर अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। यानी बेशक पहले दिन कर लें, दूसरे दिन कर लें या तीसरे दिन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। 3 दिन से ऊपर नहीं जाना। 3 दिन से ऊपर नहीं जाना। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इसको इस्तेमाल करते वक्त 2 से 3 इंच पानी का खड़ा होना ज़रूरी है। तीसरा इसका अहम निकात है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद 7 से 10 दिन तक पानी का खड़ा होना ज़रूरी है। यानी इस दौरान हमने ज़मीन को सोका नहीं लगने देना, नहीं लगने देना, खुश्क नहीं होने देना पानी। बिल्कुल। वजह है इसकी, वजह यह है कि जड़ी बूटियों के उगने का सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है, इसलिए 7 से 10 दिन पानी खड़ा रहेगा, उसका जहर जो जड़ी बूटी उगना शुरू होगी उसके पत्तों में जाके उसको ख़त्म कर देगी। हमारे किसान एक और काम करते हैं कि 1 एकड़ से पानी अगले एकड़ को लग रहा होता है, फिर अगले एकड़ को लग रहा होता है। तो ये जब आपने स्प्रे किया हुआ है तो इस तरह पानी एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन में ले जाना मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल। इसके लिए हम जब कौंसल एक्टिव की बात करते हैं तो उसकी हिदायत हम ज़रूर देते हैं, और ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट है कि कौंसल एक्टिव के इस्तेमाल के बाद आप जिस खेत में इसको इस्तेमाल करें उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने दें। कामरान अशरफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब भी कौंसल एक्टिव इस्तेमाल करें 3 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, नर्सरी की मुंतकली के 3 दिन के अंदर अंदर आपने इसे इस्तेमाल करना है, और नंबर 2, जब भी इस्तेमाल करना है 2 से 3 इंच पानी खड़ा होना चाहिए ज़मीन में, और आखिरी बात कि वो पानी 10 दिन तक उसी लेवल पे मेंटेन रखना है, पानी 2 से 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए।
कौंसल एक्टिव एक जहर है और किसानों को जहर के इस्तेमाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं जो इस्तेमाल करके किसान अपने आप को सिक्योर कर सकता है, आइए आपको बताते हैं। गम शूज पहने ताकि आपके पांव जहर से महफूज रहें। ओवरकोट पहने या अपने जिस्म को कपड़ों से अच्छी तरह ढांप लें। जिस्म का कोई भी हिस्सा नंगा नहीं होना चाहिए। सर को किसी भी टोपी से अच्छी तरह कवर कर लें। स्प्रे मास्क पहने या सादा मास्क इस्तेमाल करें या किसी भी कपड़े से मुंह को अच्छी तरह ढांप लें। ऐनक का इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंखें केमिकल से महफूज रहें। खास किस्म की प्लास्टिक से बने हुए दस्तानों का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, ये थी कौंसल एक्टिव की तैयारी के पहले की एहतियाती तदाबीर। आइए अब आपको बताते हैं कि कौंसल एक्टिव को तैयार कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। कौंसल एक्टिव का 75 ग्राम का साशे 1 एकड़ के लिए काफी है। शेकर बोतल में 1 लीटर पानी डालें और ये साशे उसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। याद रहे कि पानी का पीएच 6 से 7 के दरमियान होना चाहिए और पानी साफ सुथरा होना चाहिए जो इंसानों के पीने के काबिल हो। इस तैयार शुदा महलूल को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एकड़ के एक कोने से शुरू करें और दूसरे कोने तक जाएं। फिर तीसरे कोने से शुरू करें और चौथे कोने तक जाएं, यानी एकड़ में ज़रब का निशान बनाएं और इसी तरह उस एकड़ में जमा के निशान की तरह भी एक चक्कर लगाएं और लंबे बाजू के साथ महलूल का छिड़काव करते जाएं। धान की अच्छी पैदावार चाहिए तो आपको मतवाजन खादें इस्तेमाल करना पड़ेंगी। धान के इब्तदाई दिनों में पौधे का वैसे ही ख्याल रखा जाता है जैसे नौजायदा बच्चे की खुराक का। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि धान की फसल को इब्तदाई दिनों में किन किन फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में इस वक्त पनीरी की मुंतकली का वक्त हो चुका है। हमारे किसान पनीरी मुंतकली के वक्त चंद बुनियादी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे फी एकड़ मतलूबा पौधों की तादाद यानी 80,000 पौधों की तादाद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पैदावार में भी कमी वाक़ई होती है। इस वक्त हमारे साथ राय फरीद साहब मौजूद हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और 200 एकड़ पे चावल की काश्त करते हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस मसले का हल क्या निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये सर फरमाइएगा, आपकी पैदावार भी इस एरिया में सबसे अच्छी है, 200 एकड़ पे आप चावल काश्त करते हैं, तो ये आपने कैसे फी एकड़ पौधों की तादाद कैसे पूरी की? पौधों की तादाद जी रवायती जो तरीका है उसमें आम किसान तो पूरी कर ही नहीं सकता। एक तो आपकी लेबर जो है वो उस वक़्त गर्मी के मसाइल अलहदा होते हैं, फिर आपकी जो वर्किंग है आपने डेली का जो टारगेट्स पूरे करने हैं उस वक़्त हम किसान उसके ऊपर गौर नहीं करते। हम अपना नंबर ऑफ़ एकड़्स गिनते हैं कि हमने आज इतने एकड़ लगाने, तो उसमें हम लेबर भी अपना इस गर्मी के आलम में पूरी नहीं कर सकती। आप जब नर्सरी उखाड़ते हैं इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डैमेज हुई होती हैं और नर्सरी ओवर एज हो जाती है। इस वजह से हम पूरा कभी भी अपने नंबर ऑफ़ प्लांट्स 1 एकड़ में पूरा कर ही नहीं सकते। क्या तरीका है फिर, किस तरह पैदावार, जब तक नंबर ऑफ प्लांट्स आप पूरे नहीं करेंगे तब तक आपकी पैदावार मतलूबा नहीं आ सकती? जी कोशिश की जाती है नागों के साथ कि हम नागा लगा के इसको पूरा करें, और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ट्रांसप्लांटर है, हम नर्सरी मैकेनिकली लगाते हैं और ट्रांसप्लांटर के ज़रिए मैकेनिकल हम उसको फील्ड में लेके जाते हैं। अच्छा सर, ये फरमाएं कि मैकेनिकली और मैनुअल मज़दूरों से करवाने में प्राइस का कहाँ फ़र्क आता है? हकीकतन जी ये है कि मैकेनिकल के अपने बहुत इश्यूज़ हैं। उसमें आपको ट्रेस ख़रीदनी पड़ती हैं। आपकी जो ट्रे है अगर आप 32 रुपए या 35 भी लगाएं तो 3500 रुपया पर एकड़ आपकी ट्रे कॉस्ट है। सर वो 2 से 3 साल चलती हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके अलावा आपका डीजल ट्रांसप्लांटर का है 2 लीटर तक, प्रैक्टिकल 4 है। जी ठीक है। और इसके अलावा आपके अपने लेबर के एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसको वहाँ पे पहुँचाने के,
सो दोनों तरीके ही ठीक हैं अगर आप नंबर ऑफ़ प्लांट्स यहाँ पूरे कर लें। यानी अगर हम कैपिटल कॉस्ट एक दफ़ा लगा लें मशीन के ऊपर तो फिर तो हमारी फ़ी एकड़ 2 से 3 हज़ार रुपये में 1 एकड़ लग जाता है। जी। तो सर जो इस वक्त लेबर ले रही है वो तो 10,000 से ऊपर है। हाँ जी, हमारे इलाके कॉस्ट का तो बहुत फ़र्क हुआ। काफ़ी फ़र्क है, बट यहाँ पे ये भी देखा जाए कि उनके लिए ये ऑप्शन है, और अच्छे और बुरे हर किस्म की लेबर होती है। सर ये फरमाइए कि कहाँ कहाँ गलती होती है, एज और फिर जड़ें टूटती हैं और फिर लगाते वक्त उसका वो जड़ का हिस्सा तो जी, नंबर ऑफ़ डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। आपकी 25 से 30 दिनों की जो नर्सरी है वो जब मुंतकिल होती है वो अपना पोटेंशियल परफॉर्मेंस में वही देती है। तो लेबर कोशिश करती है कि जितनी बड़ी पनीरी हो जाएगी वो उसके लिए आसान होता है मुंतकिल करना। वो कोशिश करती है कि इसका एज नंबर बड़ा हो जाए। उस वजह से एक तो आप वहाँ पे काफ़ी अपना यील्ड पोटेंशियल, यानी 35 दिन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए, सही। बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ये एक रेड लाइन आप समझ लें कि नर्सरी की है कि आपकी 35 दिन पे एक्सपायर हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे किसानों का एक और मसला है कि अगर लेबर कह रही है नहीं जी नहीं ये छोटी अभी बड़ी होने दे, तो किसान कहेंगे ठीक है बड़ी हो गई। ये होता है जी। हाँ ऐसे ही होता क्योंकि हम उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, हमारा सारा, यानी उस वक्त आपने अपना जहन इस्तेमाल करना है कि 35 दिन से ऊपर नहीं जाना। जी बिल्कुल। जी राय साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को पनीरी मुंतकिल करते वक्त लेबर को बड़ा केयरफुली देखना चाहिए कि वो प्लांट जो हैं वो पूरे करें और जड़ें टूटी हुई ना हो ताकि अच्छी पैदावार ली जा सके। 5 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से धान की फी एकड़ पैदावार में कमी होती है। हम सिर्फ 40 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क 100 मन तक पहुंच चुका है। वजूहात की बात करें तो किसान मयारी बीज इस्तेमाल नहीं करता, जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल नहीं करता, फसल को पूरी खादें नहीं दी जाती, हशरात को बर वक्त कंट्रोल नहीं किया जाता और धान पर हमलावर होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों को बर वक्त कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़ई होती है। हमारी फी एकड़ पैदावार सिर्फ 40 मन है, जो इंतहाई कम है। मगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं जो 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। इस वक्त हम मोहम्मद तैमूर खान के पास मौजूद है। प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और 100 एकड़ से ज़ायद रकबे पे चावल काश्त करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या ऐसे इकदाम करते हैं जो दूसरे किसान नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जब राइस? हाँ, सबसे पहले हम नर्सरी है जो पैडी है, ज़मीन अच्छी तरह तैयार करते हैं, खुश्क करके सुहागे 15-20 चलाते हैं। जब गट्टा बन जाए उसके बाद हम पनीरी काश्त करते हैं। ये बताएं कि बेहतरीन वक्त कौन सा है? अगर बासमती राइस की बात करें तो किस वक्त काश्त करना चाहिए? बासमती राइस जो इसकी पनीरी है ना, 15 जेठ को हम कहते हैं देसी महीने के हिसाब से, और 15 हाड़ को मुंतकिल करनी है 1 महीने से पहले। चूना भी डालते हैं आप? चूना मैंने डालता हूँ 2 किलो। उसका क्या फ़ायदा है? और कैल्शियम पूरे हो जाते हैं जो फ्री में हमें मिलते हैं। 2 किलो 100 रुपये का आ जाएगा। दवाई लेने जाएं तो पेस्टिसाइड बड़ी महंगी मिलती है। जी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी कीमती बातें बताई हमारे किसानों को। हमारी चावल की फी एकड़ पैदावार दुनिया के मुकाबले में कम है। खादों का गैर मुतनासिब इस्तेमाल एक अहम वजह है। किसान थोड़ी सी बचत तो कर लेते हैं, मगर पैदावारी नुकसान उससे कहीं ज्यादा होता है। आइए आपको एक जरी माहिर के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुतनासिब खादें क्या हैं और किस वक्त किस जमीन को कौन सी खाद डालनी चाहिए। धान की फसल को इब्तदाई दिनों में कौन कौन सी खादें चाहिए होती है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद नवाज मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा, धान की फसल को इब्तदाई दिनों में कौन सी खादें देनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। धान की फसल को बजाई के वक्त हमें जो है ना 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश की एज अ बेसल डोज एट अ टाइम ऑफ सोइंग, उसकी बजाई के वक्त जो है ना हमें देनी है। और उसके बाद बाकी मांदा नाइट्रोजन जो है ना, सर ये कद्दू खड़े पानी में देनी है ये खादें? इसका बेहतरीन जो वक्त है जब हम खेत को तैयार कर रहे हों और आखिरी सुहागा चलाने से पहले हमें DAP
और पोटाश, इसकी जो मकदार एक बोरी DAP और एक पोटाश को आपने ज़मीन में मिक्स करके उसके बाद सुहागा चला के फिर पानी खड़ा करके कद्दू करेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी आपकी खाद की। आपके जो खाद डाली जाएगी उसका मैक्सिमम फ़ायदा आपकी फसल को होगा। इसके अलावा कौन सी खादें हैं जो हमने राइस ट्रांसप्लांट, नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के बाद देनी है फसल? उसमें ये नाइट्रोजन की जो है मकदार वो हमने 2 स्प्लिट्स, एक तो हमने डाल दी है एज अ बेसल डोज एट अ टाइम ऑफ सोइंग, उसके बाद 2 दफ़ा हम नाइट्रोजन डालेंगे, एक 30 दिन के बाद और एक 60 दिन के बाद। लेकिन उसकी मकदार का तयन हम फसल की हालत और ज़मीन के हिसाब से करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इस वक्त फसल को इब्तदाई दिनों में क्या क्या दरकार होता है? अगर जिंक की कमी की अलामत महसूस हों या जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो अलामत ना भी महसूस हों तो वो जो 30% ताकत वाला 33% ताकत वाला जिंक है उसको 5 kg पर एकड़ के हिसाब से अप्लाई करेंगे। उससे जो फसल है उसके ऊपर जिंक की डेफिशिएंसी नहीं आएगी और उसकी ग्रोथ जो है ना, बढ़ोतरी वो अच्छी होगी। अगर आप फर्टिलाइज़र डालेंगे और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ही हम जो है ना उनका पोटेंशियल जो है ना उस तक पहुंच सकते हैं या अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी मोहम्मद वाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को बर वक्त बैलेंस खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि धान की अच्छी पैदावार आ सके। गंदम के बाद चावल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। आज के प्रोग्राम में हमने किसानों को बताया कि किस तरह धान के इब्तदाई स्टेज पे जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि किसान हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़रूरी हालात हाजरा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़रूरी हालात हाजरा पर बात करने के लिए। साइम साहब फरमाइएगा, आजकल जो ज़रूरी अद्वियात है उसकी मार्केट में बड़ी हलचल मची हुई है, ये क्या माजरा है? बिन्यामिन साहब, आपको याद होगा कि हम गुज़िश्ता कई प्रोग्रामों में सुनो TV के प्लेटफॉर्म से लगातार पाकिस्तान में जाली और गैर मियारी ज़रूरी अद्वियात और खादों के मुतालिक कैंपेन चलाते रहे हैं। अब इसमें मोहसिन नफ़ी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने बहुत ही एक सख्त और अमली कदम उठाया है और स्पेशल ब्रांच को और टास्क फोर्स को इन्वॉल्व किया है इसमें, जो कि डायरेक्ट लाहौर से गाइडेड है, उनकी रहनुमाई की जा रही है और पंजाब की तमाम मार्केट्स में कंपनीज डीलर से डॉक्यूमेंट्स उनकी सैम्पलिंग की जा रही है और वो ज़ायदुल मियाद ज़रूरी अद्वियात जिनको वो अपने स्टोर्स में बाकायदा ले जाकर एक्सपायरी को दोबारा रीफ़िल कर लेते थे, रीपैक कर लेते थे, उनको तलब किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, FIRs काटी जा रही हैं। और इस सिलसिले में जो सबसे खुशाइन बात है कि किसी भी किस्म की सिफारिश को कबूल नहीं किया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी, मेरी और सुनो TV की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे इस पैगाम के ज़रिए हुकूमत पंजाब एक महसन कदम उठा रही है जिसका किसान और पाकिस्तान की ज़राअत को बहुत फ़ायदा हो। हुकूमत की तरफ से अंदिया दिया जा रहा है कि किसानों को रिलीफ पैकेजेस दिए जाएंगे, और इसके अलावा ये भी बताएं कि क्या बेहतरीन प्रपोजल होनी चाहिए बजट के लिए। तो ये रिलीफ बाकायदा जिस पे जो अनाउंस किया जाएगा, तो सबसे पहली बात है कि आप उसको अनाउंस करें तो उस पर अमल भी करें, नंबर 1। नंबर 2, आप ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, ब्रेन भी पाकिस्तान का ज़राअत है, तो ज़राअत को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स उनसे किसानों के लिए बेहतर हो जाएंगे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएंगी और वो इंडस्ट्री की तरह बहुत सी छोटी होममेड इंडस्ट्रीज़, मीडियम इंडस्ट्रीज़, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ इसमें जा सकेंगे, वैल्यू एडिशन में जा सकेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ किसानों की मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता मौसम पाकिस्तान भर में कैसा रहेगा। जी सलाम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत अपर पंजाब में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, इसमें तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। साउथ पंजाब में कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान है। कराची में अगले वीक के दौरान तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश होगी क्योंकि समंदर में कराची के जनूब में एक समुद्री तूफ़ान बना हुआ है। आने वाले वीक के दौरान कोस्टल इलाकों जिसमें
थट्टा, बदीन, सजावल शामिल है, इनमें बारिश होगी। बलूचिस्तान में जो कोस्टल पट्टी है उस पर भी तूफ़ानी बारिश होगी तेज़ हवाओं के साथ, इसी समुद्री तूफ़ान की वजह से। बल्कि जो मशेरे हैं अगले हफ्ते के दौरान समंदर में जो लहरें होंगी काफ़ी ऊंची होगी, तो उनको भी अगले वीक के दौरान खतरा हो सकता है। शुमाली बलूचिस्तान में कोयटा समेत ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। केपी में पेशावर समेत अपर केपी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले हफ्ते के दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जी सर, ठीक है सर। फरमाइएगा कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान भर में दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों में क्या रहने के इम्कान हैं? दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि साउथ पंजाब में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अपर सिंध में जिसमें नवाब शाह, जैकोबाद वगैरह शामिल हैं, इनमें 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा में मैक्सिमम टेम्परेचर 39, पेशावर में 41, गिलगित में 35 और मुजफ्फराबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी साइम साहब, फरमाइएगा मौसम जो है ये किस तरह ज़राअत को मुतासर करेगा? साउथ पंजाब में और सिंध का जो सा अपर सिंध है, इसके अंदर शदीद बारिशें, ज़ालाबारी की तवक्को है, तो ये नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह, स्पेशली कॉटन की फसल के लिए बहुत नुकसान है। मकई जो सी है जो इस वक्त तैयार करी है, जिसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो सकी, उसके लिए नुकसान है। मतलब ये अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तान के लिए, इस वक्त की शदीद बारिश। जी साहब साहब, बहुत शुक्रिया। दुआ करनी चाहिए कि जो मौसमी सूरत हाल है ये पाकिस्तान की ज़राअत के लिए मुनासिब रहे। अल्लाह ताला सारे किसानों के ऊपर रहम फरमाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।